वेलकम टू नेट फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। अभी अभी UFC 280 ख़त्म हुई है। ये कार्ड कुछ मायनों में बहुत अच्छा भी था और कुछ मायनों में बोरिंग भी था। वैसे मेन इवेंट जो था वो शानदार था। अब बात करते हैं एक एक करके उन फाइट्स के बारे में जो एक्चुअली इम्पोर्टेंट थी। वैसे चुकेगियन वाली फाइट के बारे में बात करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट नहीं थी, फिर भी बात करने में क्या बुराई है। यहाँ पे आसपास लाइट की कमी आपको दिखाई दे रही है तो उसके लिए मेरे को सॉरी, क्योंकि घर में सब सोए हुए हैं इसलिए मेरे को उसी कमरे का इस्तेमाल करना पड़ रहा है जो मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस फाइट के बारे में जिस फाइट को लेके मैं बहुत एक्साइटेड था। पहली फाइट थी बिलाल मोहम्मद वर्सेस शॉन ब्रेडी। जैसे कि किसी ने मुझसे कहा था कि भाई आप ट्राई क्यों नहीं करते कमेंटेटिंग के लिए इंडिया में। दोस्त, इंडिया के कमेंटेटर ना सिर्फ चूती हैं बल्कि अमेरिका में भी जो कमेंटेटर होते हैं वो हद से ज़्यादा बायस्ड होते हैं। जो चीज़ ज़्यादा अच्छी दिखती है ना वो उसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट करते हैं। और ये जो फाइट थी बिलाल मोहम्मद वर्सेस शॉन ब्रेडी की फाइट, ये फाइट उसका एग्जाम्पल थी। पहले राउंड की बात करते हैं। पहले राउंड में बिलाल साफ साफ एक्शन को पुश कर रहा है, पर शॉन ब्रेडी जो है टेक्निकली बहुत स्मूथ नज़र आ रहा है। तो आप कमेंटेटर को अगर आप सुनेंगे ना, रेडियो में अगर आप सुन रहे होंगे तो ऐसा लगेगा आपको कि शॉन ब्रेडी ये फाइट जीत रहा है। पर पहले राउंड में भी ना सिर्फ बिलाल एक्शन पुश कर रहा था बल्कि बिलाल डैमेज भी कर रहा था, इसलिए मैंने पहला राउंड बिलाल को दिया, बिलाल मोहम्मद को। और फाइट हो गई 10-9। अगले राउंड में बिलाल ने कोई डाउट नहीं छोड़ा किसी के भी दिल में और नॉकआउट, टेक्निकल नॉकआउट किया शॉन ब्रेडी को। मेरे ख्याल से इसके बाद बिलाल मोहम्मद के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं टाइटल शॉट के। एक फाइट के बाद शायद मिल सकता है, इसी के बाद मिल सकता है क्योंकि ये एम्फेटिक विन है। अगली फाइट के बारे में बात करते थे, केटलिन चुगेगियन वर्सेस मैनन फेरोट की। तो ये फाइट के बारे में मेरा बात करने का मन नहीं है, सिंपल बता दो। पहला राउंड मेरे दिल में मेरा मानना था चुगेगियन जीती, दूसरा राउंड फेरोट जीती, तीसरा राउंड फेरोट जीती। यार इस बारे में बात नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना। तीसरी फाइट जो थी, जो शायद इस पूरे कार्ड की सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग फाइट थी, और उस फाइट का था वो फाइट थी, मतलब मेरे लिए एक्साइटिंग थी, बेनिल दरियुश वर्सेस मैथ्यूस गैमरॉट। पहला राउंड जैसे कि मैंने कहा था कि आपको मैथ्यूस गैमरॉट वो फाइटर है जो आएगा और टेक डाउन करेगा, और फेल होगा तो फिर टेक डाउन करेगा, फेल होगा तो फिर टेक डाउन करेगा, और फेल हो गया तो फिर टेक डाउन करेगा। और ये सब चीज़ें तब तक चलती जाएगी जब तक वो टेक डाउन करके आपको फिनिश नहीं करेगा। पर दोस्त, कभी कभी होता है ना कि अनस्टॉपेबल फोर्स इमूवेबल ऑब्जेक्ट से मिल जाती है। आज गेमरॉट भैया के साथ ऐसा ही हुआ। गेमरॉट अभी तक जिनके जितने भी फाइटर्स के साथ फाइट करते रहा, या तो वो स्ट्राइकर रहे हैं या फिर ठीक ठाक लेवल के रेसलर रहे हैं, पर उस लेवल का नहीं रहा है जो बेनिल दरियुश था। पहले राउंड में एक टेक डाउन में सफल रहा गेमरॉट, पर बिना ज़्यादा मेहनत के स्क्रैम्बल करते हुए बेनिल दरियुश ऊपर आ गया। और मेरा मानना है कि पहले राउंड में भी आखिरी के 2 मिनट बेनिल दरियुश के थे। और पहला राउंड वैसे मैंने दिया गेमरॉट को क्योंकि उसने प्रेशर ज़्यादा बनाए रखा और एक्शन को पुश कर रहा था। दूसरा राउंड बिना किसी शक के बेनिल दरियुश का राउंड था, और तीसरा राउंड बेनिल दरियुश का डोमिनेटिंग राउंड था। एक नॉकडाउन भी किया बेनिल ने इसमें। तो पहला राउंड गेमरॉट को 9-10, दूसरा राउंड बेनिल दरियुश को 19-19, तीसरा राउंड बेनिल दरियुश को 29-28। ये मेरा स्कोर बोर्ड था। पर जजेस में से 2 जजेस ने 30-27 दिया। पर मेरा मानना है कि पहला राउंड अभी भी मानता हूँ, आप बताइएगा आपको क्या लगता है। पहला राउंड में अभी भी मानता हूँ कि पहला राउंड गेमरॉट का था। खैर, अगली फाइट जो है वो थी शॉन ओमैली वर्सेस पीटर यान की फाइट। ये फाइट बहुत एक्साइटिंग थी अगर एंड का जजमेंट भी ईमानदार रहता तो। पहली बार जब पहला राउंड जो स्टार्ट हुआ, शॉन ओमैली बेहतर दिखाई दे रहा था। वो अपनी रेंज का बेहतर इस्तेमाल कर रहा था, ना सिर्फ रेंज का बेहतर इस्तेमाल कर रहा था, बाकी डैमेज भी ठीक ठाक कर रहा था। पर ये फाइट में पहले राउंड में ही मोमेंटम चेंज होता है जब टेक डाउन करता है पीटर यान। अब मेरा मानना है कि एक्चुअली शॉन ओमैली ने स्ट्राइकिंग बहुत बेहतर दिखाई थी यहाँ पे, पर पीटर यान का जो टेक डाउन था वो गेम चेंजर था। तो ये राउंड मैंने पीटर यान को दिया। पर अगर आप में से कोई ये राउंड शॉन ओमैली को भी देता है ना तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
क्योंकि ये राउंड दोनों को दिया जा सकता है। दूसरा राउंड की शुरुआत शॉन ओमेली ने शानदार तरीके से की, बहुत शानदार शॉट के साथ की, बट वो शॉट मारने के 15 सेकंड के अंदर ही अंदर उससे ही ज़्यादा पावरफुल शॉट पीटर यान ने मारा और फिर उसको ग्राउंड पे डोमिनेट किया। इस राउंड में कोई शक नहीं है, कोई सुबह नहीं है कि ये राउंड पीटर यान का था। तीसरा राउंड में डैमेज जरूर दिखाई दे रहा था पीटर यान पे, क्योंकि उसकी आंख पे लगा था नी, पर एक्चुअल में मेरा मानना है कि डैमेज ज़्यादा पीटर यान ने किया। और तो और 2-3 टेक डाउन किए और ग्राउंड पे कम से कम 2 मिनट 20 सेकंड के आसपास कंट्रोल रखा। तो मेरा मानना था तीसरा राउंड भी पीटर यान को दिया जा सकता था। पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, तीनों राउंड मैंने पीटर यान को दिया, पर अगर कोई पहला राउंड शॉन ओमेली को देता ना तो भी मैं बुरा नहीं मानता, तो भी अगर रिजल्ट होता तो 29-28 होता। पर दोस्त, स्प्लिट डिसीजन जजेस का मानना है कि एक्चुअली शॉन ओमेली जीता है। एक जज ने 30-27 दिया है शॉन ओमेली को। मैं पूछना चाहूंगा वो जज से कि वो कौन सी फाइट दे रहा था और आखिर वो 30-27 कैसे दे सकता है। 29-28 चलता है, मैं मान सकता हूँ उसको, ठीक है, क्योंकि मैंने जब आपका एनालिसिस किया था तो भी यही कहा था कि पहला राउंड जो है, क्योंकि पीटर यान स्लो स्टार्ट करता तो पहला राउंड उसके लिए जीतना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, जो कि अभी भी हम मान रहे हैं कि पहला राउंड शायद उसका था। और बाकी के 2 राउंड में से एक राउंड चुराना है शॉन ओमेली को, जो लगता है कि उसने चुरा लिया तो वो फाइट जीतेगा। बट एक जज ने जो एक्चुअली डिसाइडिंग फैक्टर था, क्योंकि एक जज ने 29-28 पीटर यान को दिया था, दूसरे ने 29-28 आपके शॉन ओमेली को दिया था, तीसरे जज साहब ने 30-27 शॉन ओमेली को दिया। वो पता नहीं कौन सा मैच देख रहे थे, शायद कोई और देख रहे थे। इस फाइट के बाद 2 चीज़ें उभर के आती। पहली बात, मैं इस जजमेंट से सहमत नहीं हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं गलत हो सकता हूँ। पर दूसरी बात जो है कि इस फाइट के बाद मेरे दिल में शॉन ओमेली के लिए इज्जत पहले से ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि शॉन ओमेली ने ये बताया कि वो डिजर्व करता है यहाँ पे होना। और मेरे ख्याल से अगर आप उसका इंटरव्यू देखेंगे फाइट के बाद वाला, तो आपको भी लगेगा कि उसको भी नहीं लग रहा था कि वो जीता है। खैर, आप बताइए आपको क्या लगता है। अगली फाइट के बारे में मैं कुछ भी बताऊं उससे पहले मैं बता दूं कि अगली फाइट के चालू होने से पहले ही लफड़ा हो गया था। अगली फाइट जो थी अल्जमेन स्टर्लिंग वर्सेस टीजे डिलेशॉ ने आज आज सुबह, यानी कि वहाँ की सुबह, रेफरी को बता दिया था, जो मार्क गॉडर्ड है उसका रेफरी, कि उसका जो कंधा है बार बार डिसलोकेट हो रहा है, तो अगर वो डिसलोकेट हो तो उसको फाइट से आउट ना करे, ठीक है। यानी कि प्री एग्जिस्टिंग इंजरी थी टीजे डिलशॉ को। और मैं ये बताऊंगा आपको कि पहले राउंड में इसने डोमिनेट किया, दूसरे राउंड में उसने डोमिनेट किया, ये सब बकवास बातें हैं, क्योंकि टीजे डिलशॉ इस फाइट में फाइट करने लायक था ही नहीं। और ये बात खुद टीजे डिलशॉ भी मानता है। मेरा मानना है कि ये टेंटेड विन है, इस बात पे कोई शक नहीं है कि अल्जमेन को सारा क्रेडिट दिया जाना चाहिए। बट दोस्त, एक हाथ से आदमी कैसे जीत सकता है। वैसे बॉक्सिंग में 3-4 फाइट ऐसी हुई हैं जिसमें एक हाथ से आदमी नहीं जीता है, पर फिर भी ये मिक्स मार्शल आर्ट है, यहाँ पे आपको सब चीज़ की ज़रूरत है। और टीजे डिलशॉ ने बाद में सॉरी बोला, आई एम सॉरी फॉर दिस, बट क्या है कि काफ़ी देर हो गई है और मैं कल रात को भी कम सोया था। आई सीरियसली अपोलोजाइज, दिस इज़ अनप्रोफेशनल कि अगर आप वीडियो बनाते समय आपको जमाई आए तो। खैर, इस फाइट को यहीं छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला राउंड इस्लाम मकाचेव वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा। मेरा मानना है कि इस पूरे कार्ड की बिलाल मोहम्मद और शॉन ब्रेडी के अलावा और बेनिल डारियुश के अलावा अगर कोई फाइट इंपॉर्टेंट, मतलब एक्साइटिंग थी, तो ये वाली फाइट थी। पहले ही राउंड में तुरंत ही इस्लाम ने टेक डाउन किया। अब याद है हमने क्या कहा था, जब कभी नॉकडाउन करता है कोई चार्ल्स ओलिवेरा को तो वो उसके गार्ड में नहीं आता है, पर इस्लाम आएगा, मारेगा और जीतेगा। मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि अगर चार्ल्स ओलिवेरा को जीतना होगा तो उसको फाइट किसी भी हालत में फीट पे रखनी होगी। तो पहले राउंड में तो चार्ल्स ओलिवेरा ही नहीं कर पाया। दूसरे राउंड में चार्ल्स ओलिवेरा थोड़ा बेहतर दिखाई दे रहा था, पर लगभग 1 मिनट के आसपास नॉकडाउन किया इस्लाम ने। और यहाँ पे वही हुआ, याद है आपको, हार, चाहे वो गेची हो, चाहे वो
आपका चैंडलर हो, वो सॉरी चैंडलर नहीं, चैंडलर तो गया था, चाहे वो गेची हो, चाहे कोई भी फाइटर हो, वो नॉकडाउन करने के बाद ग्राउंड पे चार्ल्स ओलिवेरा के ऊपर नहीं जाता था क्योंकि उसको डर लगता था उसके गार्ड से। पर हमने कहा था कि इस्लाम जाएगा, इस्लाम गया, और ना सिर्फ गया, मेरे को उम्मीद थी कि इस्लाम अगर जीतेगा तो ग्राउंड एंड पाउंड से जीतेगा, पर इस्लाम ने मेरे को गलत साबित किया और सबमिट किया चार्ल्स ओलिवेरा को टॉप पोजीशन से। ये जो नया चैंपियन बना है ना इस्लाम मकाचेव, दोस्त ये चैंपियन रहने वाला है अगले 3 साल। तो जितने भी फाइटर है ना वो तैयारी कर ले, या तो 3 साल अपना डिले करा ले, क्योंकि ये लड़का कहीं नहीं जाने वाला। ये मेरा मानना है कि अगले 2 साल बाद लाइट वेट छोड़ के वेल्टर वेट में जाने की कोशिश करेगा, तभी ये चैंपियनशिप जाएगी उसके हाथ से, बाकी जाएगी नहीं। चार्ल्स ओलिवेरा ने, सॉरी इस्लाम मकाचेव ने आज मुझे गलत साबित किया, पर आई एम हैप्पी। इतनी मेहनत के बाद कोई भी चैंपियन बनता है ना, तो आई एम हैप्पी। चार्ल्स ओलिवेरा के लिए भी ठीक है, हारा, पर इट्स ओके। जीत और हार ये ना पार्ट ऑफ लाइफ है, और चार्ल्स ओलिवेरा ने अभी तक जो हासिल किया है ना, उसके लिए उसको गर्व होना चाहिए, और उसके लिए उसकी जितनी इज्जत की जाए कम है। दुनिया ने उसको सही समय में इज्जत नहीं दी, पर इतिहास देता है हमेशा आपको सही से इज्जत। उम्मीद है कि चार्ल्स ओलिवेरा के साथ भी ऐसे ही होगा, और इस्लाम मकाचेव के लिए तो यह बस शुरुआत है। इस्लाम मकाचेव के रेज्यूमे में हमेशा ये था कि ठीक है आपने रिकॉर्ड बनाया, ये किया, आपको दुनिया भर का रिकॉर्ड है, पर किसके सामने? ऐसे ही लल्ले चुचल्ले पुचल्ले। कहने का मतलब ये कि ठीक ठाक फाइटर था, इतना कोई वो नहीं थे, बट टॉप 5 फाइटर कोई नहीं था। वो जिस फाइटर को अभी हराया है ना, वो फाइटर चैंपियन है। चार्ल्स ओलिवेरा के नाम के आगे चैंपियन नहीं लिखा था, बट वो चैंपियन था, सभी को पता है। तो अब कम से कम एक लौती कमी जो इस्लाम मकाचेव में दिखाई दे रही थी, वो अब है नहीं। अब क्या करोगे? देखते हैं क्या करेंगे। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आपका जो भी विचार है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। टेक केयर। ये था इंडियन फाइट जंगी।